एक पिता अपनी बड़ी बेटी के पास फोन करता है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। तो उससे कहने लगता है कि बेटा तेरी माँ की तबीयत खराब है और तू ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए यहीं पर आ जा। लेकिन इस बात को सुनकर जो बड़ी बेटी होती है वह 100 तरह के बहाने बना देती है। कहती है कि कोई बात नहीं पिताजी, आप देख लीजिए, मैं नहीं आ सकती, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, सास ससुर हैं, इनकी भी तो देखरेख करनी होती है, आप छोटी सी बात कर लीजिए। अब उसके बाद वह छोटी बेटी को फोन मिलाता है और छोटी बेटी भी सेम इसी तरह का बहाना उसे लगा देती है। अब जब दोनों बेटियां बहाना लगा देती हैं तो पति का फोन करता है और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फिलहाल जो पति था वह गलत ठहर चुका था और जो पत्नी होती है वह मुस्कुराने लगती है। कहती है कि मैंने कहा था ना, अब तुम अपनी वसीयत अपने हिसाब से बना लेना, जो तुम्हें ठीक लगे। कौन थे वे पति पत्नी और कैसी वसीयत की बात हो रही थी, और जब पत्नी बीमार थी तो इस बात को सुनकर वह हंसने क्यों लगी थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव के अंदर एक सतबीर नाम का व्यक्ति रहा करता है। सतबीर जिसकी शादी होती है एक लीला नाम की महिला से, और सतबीर और लीला की जब शादी होती है तो सतबीर अपनी किस्मत आजमाने के लिए पत्थर का व्यापार करने लगता है। और वहां पर पत्थर का व्यापार आम बात थी, और उसके बाद जब वह पत्थर का व्यापार करता है तो ऊपर वाला उसे खूब सारी तरक्की देता है। सतबीर का एक बड़ा भाई होता है जिसके 2 बेटे होते हैं, और यहाँ पर जो सतबीर है शादी के बाद उसे 2 बेटियों का जन्म होता है। अब धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ और बच्चे उन पर हो नहीं पाते हैं, और सतबीर और लीला को केवल 2 ही बेटियां होती हैं। अब यहाँ पर सतबीर जो होता है उसका पत्थर का कारोबार काफी अच्छा चलता है, और वह अपनी बेटियों को खूब माना करता है। यहाँ तक कि अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं माना करता है और उनके लिए मरा जिया करता है, यानी कि जो भी वो कह दिया करती वही चीज उनके लिए तैयार रखा करता। और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ बेटियां बड़ी होती हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई में कैसी भी कोई कसर नहीं छोड़ता है, और जब वह शादी की हो जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वह अपनी बेटियों की शादी बहुत ही अच्छे अच्छे घरानों में करवाता है, और उसके लिए ढेर सारा रुपया पैसा भी खर्च करता है। यहाँ तक कि उसने अपने जीवन भर की पूरी पूंजी उनकी शादी में एक बार लगा दी थी। बस वही पत्थर का गोदाम उनके पास रह गया था जिसको वो चलाया करता था। अब उसके बाद बेटियों की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद बेटी अपने घर बार की हो जाती हैं, लेकिन अब पति पत्नी पूरी तरह से अकेले रह गए थे। अब जब वो पति पत्नी अकेले रह जाते हैं तो सतबीर का जो बड़ा भाई होता है उसका एक छोटा बेटा होता है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, और शादी होने के बाद जो छोटा बेटा होता है वह अब कोई काम धंधा करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तो सतबीर का जो बड़ा भाई होता है वह उसे अपने छोटे भाई की दुकान पर भेजने लगता है। कहता है कि भाई देख, तेरी कोई संतान नहीं है तो तू ऐसा कर, इसको हम अपने पास रख ले, ये तेरी देखरेख भी कर देगा बुढ़ापे में, और तुम्हारे बिजनेस को संभालने में तुम्हारी मदद भी करेगा। इस बात को सुनकर जो सतबीर है वह भी अपने बड़े भाई के छोटे बेटे को अपने पास रख लेता है, और धीरे धीरे समय बीतता है। इधर यह बात जब बेटियों को पता चलती है तो बेटियां पहले तो इस बात को देखकर चुपचाप रह जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब वह ये बात अपने पतियों को बताती हैं, और जो पति हैं वह भी आपस में इस बात के बारे में विचार विमर्श करते अपनी पत्नियों से, तो उन्हें इस प्रॉपर्टी का लालच आ जाता है जो उनके ससुर पर है, उनकी सास पर है, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत बड़ा घर बना रखा है, और साथ में ये जो गोदाम है ये भी काफ़ी महंगा है, क्योंकि पास ही के शहर में उन्होंने बहुत बड़ा गोदाम बना रखा था जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। अब जब वो प्रॉपर्टी का लालच देखते हैं तो उसके बाद यहां पर उन्हें लगने लगता है कि जो इसके बड़े भाई का छोटा वाला लड़का है, अगर वो उसके पास रहा तो ये पूरी प्रॉपर्टी को उसके नाम कर देगा, और इसीलिए जो दोनों दामाद होते हैं वो अपनी अपनी पत्नियों को, यानी कि उनकी दोनों बेटियों को, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम कोमल होता है और छोटी बेटी का नाम प्रीति होता है, उन दोनों को फुलसा देते हैं और कहते हैं देख, करोड़ों की प्रॉपर्टी है और तुम ऐसा मत कर, दोनों बहन बातें करो, और बातें करके कैसे भी करके उन लड़कों को वहां से अलग करो, अपने यानी कि जो ताऊजी के लड़के हैं तुम्हारे, उनको अलग करो वरना प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब बेटियां भी लालच में आ जाती हैं, और उसके बाद वह एक एक करके अपने पिता के यहाँ पर जाने लगती हैं। जैसे उन्हें टाइम मिला करता वैसे 1-2 दिन के लिए जाती हैं, और उस गोदाम को भी देखकर आया करती हैं। जब गोदाम में अपने ताऊजी के छोटे वाले लड़के को देखती हैं तो उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ लेती हैं। इसके बाद जब पिता कहता है कि बेटी क्या हुआ, परेशान सी क्यों दिखाई दे गई, तो उसके बाद फिलहाल तो बेटी कुछ नहीं कहती है, लेकिन शाम के समय जब पिता जाता है घर पर तो उसके बाद कहने लगती हैं कि पिताजी आप इसे यहाँ पर क्यों रख रहे हो। अब इस बात को सुनकर पिता कहता है कि बेटा
अब तुम लोग तो अपने घर बार की हो चुकी हो, अब मेरे भी तो यहाँ पर कोई सहारा देने के लिए चाहिए, तो यही मेरा सहारा दे देगा और बाद में ये मेरी प्रॉपर्टी को देख लेगा। अब इस बात को सुनकर जो बेटी है वो कहती है कि पिताजी, हम नहीं है क्या? हम तो आपकी संतान है ना, आपका बेटा नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आपने हमें बेटों की तरह पाला है, तो आप हम पर शक कर रहे हो इस बात को कहकर कि कोई और आपकी देखभाल करेगा। अरे हम हैं, बुढ़ापे में हम आपका सहारा बनेंगे, जब तक आप रह रहे हो कोई बात नहीं, और जब आपसे कोई भी परेशानी होगी तो हम आपके साथ रहेंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता है वह मन के अंदर थोड़ी सी बातें सोचता है और वह भी सोचता है कि बेटियों को मैंने बेटों की तरह पाला है, तो क्यों भला अपने बड़े भाई के छोटे बेटे का सहारा लिया जाए। लेकिन फिलहाल वह इस बात को कहता है ठीक है बेटी, देखता हूं, धीरे धीरे इसे दुकान से भगा दूंगा। ऐसा कहकर वह अपनी बड़ी बेटी को समझा देता है और उसके बाद छोटी बेटी आती है मीटिंग बनाने के बाद। अब जैसी छोटी बेटी आती है तो वो भी यही प्रोसीजर सेम के सेम दोहराती है और कहती है कि क्या हुआ पिताजी, आप इसे क्यों रख रहे हो? तो उसके बाद जो पिता होता है वो कहता है बेटी ऐसे ऐसे मैं रख रहा हूं, लेकिन जो बेटी है वो कहती है कि इसे रखने की क्या जरूरत है, आपने हमें बेटों की तरह पाला है ना, तो बुढ़ापे में हम आपकी देखरेख करेंगे, और क्यों भला आप इनको प्रॉपर्टी क्यों दोगे? जब आपकी बेटियां हैं तो उनको प्रॉपर्टी देना। अब पिता के दिमाग में ये बात पूरी तरह से फिट बैठ जाती है और उसके बाद जब दूसरी बेटी भी चली जाती है तो वह एक दिन शाम के समय अपनी पत्नी से इस बात का जिक्र करता है। कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि अपने बड़े भाई के छोटे बेटे को दुकान से हटा देता हूं, क्योंकि अगर वो दुकान पर रहेगा तो मेरी देखभाल भी करेगा और फिर प्रॉपर्टी की मांग भी करेगा, और प्रॉपर्टी मुझे बेटियों को देनी है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पत्नी लीला होती है वो कहने लगती है कि आप कह क्या रहे हो? भाई का लड़का है और उसे ऐसे कैसे हटा सकते हो? अपने तो अपने हुआ करते हैं ना, वो भी तो आपका सगा भाई है और सगा भाई का छोटा वाला बेटा है, देखा कितनी केयर किया करता है, घर तक के भी काम को कर दिया करता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर मैं इसे रखूंगा तो ये आगे के लिए प्रॉपर्टी की उम्मीद करेगा और उसकी वजह से मेरा बेटियों से बातचीत बिगड़ सकती है और इसकी भी बेटियों से बातचीत बिगड़ सकती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर लीला जो होती है वो मना करने लगती है, लेकिन पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसके बाद धीरे धीरे करके पहले तो उसे घर तक आने से मना करता है और उसके बाद एक दिन काम में छोटी मोटी कमी निकालकर उसे धमकाकर दुकान से भगा देता है। अब जो लड़का था वह भी होनहार था, ऐसा नहीं था कि भाई उसे कुछ काम करना नहीं आता था, लेकिन वो तो अपने पिता के कहे अनुसार अपने चाचा जी के पास रह रहा था क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। लेकिन जब ये बात होती है तो उसके बाद जो छोटा वाला लड़का होता है वह खुद से अपना काम स्टार्ट कर लेता है और कहता है कि ठीक है चाचा जी, जब आप मुझे अपने साथ नहीं रख रहे तो मैं अपना काम तो कर ही सकता हूं। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर जहां पर जो लड़का होता है वह अपना काम स्टार्ट कर लेता अपने पिता की मदद से, और उसका पिता भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, कहता है कि कोई बात नहीं, जैसा ऐसे ठीक लग रहा है वैसा करने दो, क्योंकि अक्सर परिवार में ऐसा हुआ करता है जैसे किसी भाई के बच्चे नहीं है ना, तो उससे बड़ा भाई भी या छोटे भाई भी कुछ ज़्यादा नहीं कहा करते, उसे जैसा वो करता है वैसे करने देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है दोस्तों। उसके बाद जो पिता होता है वह अब अपनी बेटियों के लिए उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेता है, सोचता है कि बेटियों को देकर जाऊंगा और बेटी ही बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगी। ऐसा सोचकर वह काम करता रहता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो पिता होता है उसका वो जो रोजगार था वो धीरे धीरे ठप होने लगता है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चला है, बेटी भी बाल बच्चेदार हो चली हैं, तो अब ज़्यादा गौर वह उस रोजगार पर नहीं दे पाता है। जो कुछ सामान आ जाया करता उसे बेच दिया करता, बाकी ग्राहक भी कम ही आया करते हैं। यानी कि अब उनके दिन ढलने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब केवल उनके पास ये प्रॉपर्टी बची हुई है। तभी अचानक से एक दिन जो पिता होता है वो कहने लगता है अपनी पत्नी से कि मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना अब अपनी वसीयत तैयार कर लूं। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी है वो कहती है कि वसीयत की क्या तैयार करनी, हाँ अपने भाई के नाम कर दो सब कुछ, जो कुछ भी है, जब तक तुम जिंदे हो जब तक तुम्हारे नाम, और उसके बाद उसके नाम जो तुम्हारी सेवा करेगा तो भाई का बेटा ही तो करेगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटियां सेवा करेंगी, उनके नाम ही मैं वसीयत करूंगा। इस बात को सुनकर जो पत्नी लीला होती है वो कहती है कि गलत कर रहे हो, अपना परिवार तो अपना परिवार ही हुआ करता है, वो दूसरा घर उसका उनका हो गया है और वो तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे। खामखा तुम इन बातों को दिमाग में पाले हुए हो और ये गलत बात है। इस बात को सुनकर पति फिलहाल भी मानने को तैयार नहीं होता है और वो वसीयत अपनी बेटियों के नाम से ही करवाना चाहता है।
यहाँ पर पत्नी मना करती है लेकिन उसकी नहीं मानी जाती है और उसके बाद पत्नी बड़ी हैरान और परेशान होती है कि इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि माँ ने अपनी बेटियों को पाला था और उसे पता था कि बेटी लालच के प्रति होकर ही उन्होंने अपने ताऊजी के छोटे वाले लड़के को दुकान से हटवाया है ताकि ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो सके। और उसे अच्छी तरह से पता था कि बेटियां पूरी तरह से लालची हैं। इसी बात को सोचकर जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, लेकिन पिता जो होता है वो वसीयत लिखवाकर अपनी पत्नी को उस वसीयत को दिखा देता है। अब जैसी पत्नी उस वसीयत को देखती है तो उसके बाद एकदम से यहाँ पर जो पत्नी होती है वह कई दिनों से इस बारे में सोच रही थी और एक छोटा छोटा आइडिया उसने लगा लिया था कि किस तरह से बेटियों की असलियत इसके सामने आ सकती है। तो इसीलिए वह एकदम से कहने लगती है कि ठीक है, वसीयत तो तुमने बनवा ली और एक बार मेरा एक छोटा सा कहा मान लो। इस बात को सुनकर जो पति है वो कहता है कि बताओ क्या कहा मानना है। तो वो कहने लगती है कि ऐसा करो, अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन करो और उससे कहो कि तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और कुछ दिन के लिए उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर आ जाओ। इस बात को सुनकर जो पिता होता है सतवीर, वो कहने लगता है कि मतलब क्या तुम्हारा, तुम तो ठीक ठाक हो और मैं झूठ क्यों बोलूं। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि झूठ केवल इसलिए बोलना है ताकि तुम्हें अपनी इस प्रॉपर्टी का असली वारिस मिल सके। इस बात को सुनकर वह मना करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि एक बार कर तो देखो असली वारिस चाहिए या नहीं चाहिए। अब जब पत्नी बार बार कहती है तो वह कहता है कि ठीक है मैं कर देता हूं और मुझे पक्का विश्वास है मेरी बेटी भाग कर आ जाएगी। तो उसके बाद वो कहती है कि एक बार कर तो देखो। अब यहाँ पर जो पिता होता है सतवीर, वह अपनी बेटी के पास फोन करता है और कहता है कि बेटी तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है और मैं भी बुजुर्ग हो चला हूँ, तो तुम ऐसा करो यहाँ पर आ जाओ अपनी माँ की देखरेख करने के लिए। अब चूंकि अब तक बड़ी वाली बेटी और छोटी वाली बेटी दोनों को पता चल गया था कि पिताजी ने वसीयत उनके नाम करा दी है, तो उसके बाद यहाँ पर जो बड़ी वाली बेटी होती है कोमल, वो कहने लगती है कि पिताजी आपको तो पता है ना कि घर में बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, सास ससुर भी हैं, तो उन सबकी देखरेख करनी होती है, तो मुझसे नहीं आया जाएगा। आप ऐसा करो छोटी वाली बहन के पास फ़ोन कर लो। ऐसा कहकर जो बड़ी वाली बेटी कोमल होती है वह फ़ोन काट देती है और प्रीति को फ़ोन करने के लिए पिता को कह देती है। इस बात को सुनकर यानी कि जैसे फोन करता है तो जो पिता होता है वो एकदम से हैरान हो जाता है और उसके दिल में एकदम से धक्का सा लगता है, लेकिन सामने पत्नी खड़ी हुई थी और वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि अरे उसको काम है, यानी कि अपने उस दिल के दर्द को छुपाकर अपनी पत्नी को अब भी यही जता रहा है कि उसकी बेटियां तैयार हैं, लेकिन उसको काम है इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो जब वह कहता है कि वो ऐसे ऐसे कह रही है, उसको कुछ काम हो गया होगा, कोई बात नहीं छोटी वाली बेटी कर देगी। तो यहाँ पर पत्नी मुस्कुराती है और कहती है कि उस हसरत को भी पूरी कर लो। इस बात को सुनने के बाद जो सतवीर होता है अपनी छोटी वाली बेटी के पास फ़ोन करता है और जब वह फ़ोन करता है तो बेटी फ़ोन नहीं उठा पाती है। पहली कॉल में वो फ़ोन नहीं उठाती है और उसके बाद जब वह दोबारा ट्राई करता है तो थोड़ी देर रिंग जाने के बाद वह फ़ोन उठाती है और कहती है कि क्या हुआ पिताजी, क्यों फ़ोन कर रहे हो। तो उस बात को सुनने के बाद जो पिता होता है वो अपनी छोटी वाली बेटी से भी वही बात कहता है कि बेटी तेरी मम्मी की तबीयत खराब है और उसको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है और मैं भी बुजुर्ग हो चला हूँ, तो तू ऐसा कर कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ जा, अपनी माँ की देख रेख कर लेना। अब इस बात को सुनकर जो छोटी वाली बेटी होती है उसे भी पता था कि पिताजी वसीयत करवा चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसीलिए वह कह देती है कि पिताजी देखो फिलहाल मुझ पर काम धंधा है और मैं अभी अपने बच्चों की देखरेख कर रही हूँ, अपने सास ससुर भी बूढ़े हैं, वो भी बीमार हैं, उनकी भी देखरेख करनी है, तो आप ऐसा करो बड़ी वाली बहन को बुला लो। और ऐसा कहकर छोटी वाली बहन भी फ़ोन काट देती है। अब जैसे दोनों बेटियों ने ऐसा ही कहकर फ़ोन काटे थे तो यहाँ पर जो पिता होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिन बेटियों को बेटों की तरह पाला और उनकी हर बात का ख्याल रखा, उन्होंने ही ऐसा जवाब दे दिया जब हम विकट परिस्थिति में अभी आए भी नहीं हैं, अगर आ जाएंगे तो कल को वो यही कहेंगी। इधर यहाँ पर जो उसकी पत्नी लीला होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि वही हुआ ना जो बड़ी वाली बेटी ने कहा था। इस बात को सुनकर वह रोने लगता है और उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कि तुम तो ठीक कह रही थी, लेकिन उसके बाद जो पत्नी होती है वो कहती है कि अब एक जगह और फ़ोन करो। पति जो होता है वो कहता है कि कहाँ पर, तो वो कहता है कि अपने बड़े भाई के छोटे वाले बेटे पर जिसको तुम दुकान से भगा चुके हो। अब इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि नहीं नहीं उसे नहीं करूँगा, उसे तो मैंने बड़ी बुरी तरह से जलील करके भगाया था, वो भला मुझसे क्यों बात करेगा।
अब इस बात को सुनकर वो कहती है एक बार कर तो देखो और उसे भी एक कंडीशन बताओ, आखिर पता तो चले कि वो भी हमारा अपना है या नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वह कहता है कि अरे यार उसे तो ये भी पता है कि मैं वसीयत करवा चुका हूँ, वो बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं देगा। तो यहाँ पर जो लीला है वो कहती है कि एक बार कर तो देखो क्या हो रहा है, फ़ोन ही तो करना है एक। इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है वह अब अपना फ़ोन उठाता है और फ़ोन उठाकर अपने बड़े भाई के छोटे वाले बेटे सुभाष को फ़ोन मिलाता है, जो कि अपना जो अलग से काम किया करता है, उसकी पत्नी उसके बच्चे हैं। और जैसे वो फ़ोन करता है तो यहाँ पर जो सुभाष होता है वो एक फ़ोन में फ़ोन उठा लेता है और पूछता है कि हाँ दादाजी क्या बात हुई, क्यों फ़ोन किया मेरे पास। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो उसका चाचा होता है वो उससे कहने लगता है कि बेटा तेरी माँ की तबीयत, ताई की तबीयत, चाची की तबीयत खराब है और मैं परेशान हूँ, कौन इनकी देखरेख करेगा, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि अब कौन क्या देखभाल करेगा, आपकी बेटियाँ ही देखभाल करेंगी, आपने वसीयत भी तो उनके नाम करवा दी है, तो जब प्रॉपर्टी वो लेंगे तो वही देखभाल करेंगी ना, हमें क्यों फ़ोन कर रहे हो। तो इस बात को सुनकर जो चाचा होता है वह रोते हुए कहने लगता है बेटा उन्होंने तो मना कर दिया है आने से और कहा है कि हमारा परिवार है। अब इस बात को सुनकर जो बड़े भाई का छोटा वाला बेटा होता है वह थोड़ी देर तक सोचता है और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चाची की तबीयत खराब है तो मैं अपनी पत्नी को भेज रहा हूँ अभी घर पर और मैं भी शाम को वहीं पर आऊँगा और जब तक चाची की तबीयत ठीक होती है तब तक मैं वहीं पर रहूँगा। ऐसा कहकर जो छोटा वाला बेटा होता है वह फ़ोन काट देता है और इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो सतवीर होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और जैसे वो फ़ोन काटता है तो इधर सतवीर की पत्नी लीला मुस्कुराती और कहती है कि क्या हुआ। वही जवाब मिला ना जो मैं कह रही थी कि उसने मना नहीं किया होगा, भले उसे पता है कि वसीयत उसके नाम हो गई है लेकिन अपना खून तो अपना खून ही हुआ करता है। बेटियां हैं वो पराए घर जा चुकी हैं और अब जैसा वो कहेंगे वैसा ही वो मानेंगी, वरना देख लेना तुम इस बात को। अब असलियत में अपनी वसीयत तैयार करो और उस वसीयत में अपने भाई के और उसके बच्चों का नाम लिखो ताकि बराबर प्रॉपर्टी दोनों पर जाए और हम भी उसी परिवार का हिस्सा हो सकें। इस बात को सुनकर जो सतवीर होता है वो ऐसा ही करता है। यहाँ पर उसकी पत्नी आती है छोटे वाले बेटे की और जैसे वो आती है और देखती है कि भाई चाची जी तो ठीक है तो वो पूछने लगती है कि चाचा आप तो कह रहे थे कि तबीयत खराब है। तो वो कहता है कि हाँ बेटी तबीयत खराब है, लेकिन इतनी तबीयत खराब नहीं है, बस तुम इनका ख्याल रखना घर पर। ऐसा कहकर वह उसे घर में रख देता है। शाम के समय उसका बेटा भी आता है लेकिन अब तक वो वसीयत को सेट करवा चुका था, ट्रांसफ़र करवा चुका था अपने भाई के नाम कि जो कुछ भी है वो मेरे बड़े भाई का है और जो मेरी सेवा करेगा उस बच्चे को ये सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। अब यहाँ पर जो छोटा बेटा होता है वह जब इस प्रॉपर्टी के कागज़ को देखता है तो कहने लगता है कि चाची ये सब क्या है। तो वो कहता है कि बेटा आज मैंने जो तुमसे कहा था वो केवल मुझे असली वारिस चुनने के लिए ज़रूरी था और इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हारी चाची बीमार है और ये सब कुछ तुम्हारी चाची ने ही कहा था, शायद उन्हें तुम पर मुझसे ज़्यादा विश्वास था। इस बात को सुनकर वह कहता है कि चाचा जी देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता था सारी बातों का कि जो मेरी बहनें हैं वो किस वजह से मेरी तरफ मुंह चढ़ाकर देखा करती हैं और क्या कारण है इन सब के पीछे, लेकिन प्रॉपर्टी का लोभ मुझे नहीं था। आप हमारे चाचा हो और बचपन से आपके साथ ही हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, एक तरह से ये लगा लो, क्योंकि चाचा और भतीजे में ज़्यादा कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत फर्क तो था लेकिन इतना फर्क नहीं था और चाचा भतीजे बराबरी के से ही माने जाते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि मैं तो केवल इसीलिए आपसे कह रहा था ताकि आपकी देखभाल कर सके और प्रॉपर्टी का मुझे अब भी लोभ नहीं है, भले ही प्रॉपर्टी को बहनों को दे दो अगर आप उन्हें देना चाहते हो तो। लेकिन इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि नहीं बेटा, जब मैं तुम्हारे पास रहूँगा और तुम मेरी देखरेख करोगे तो ये प्रॉपर्टी भी मैं तुम्हें ही देकर जाऊँगा। अब इसके बाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। जो छोटा वाला लड़का होता बड़े भाई का वह अच्छे से उनकी देखरेख करता है और धीरे धीरे करके फिलहाल के समय में दोनों पति पत्नी इस दुनिया को छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद दोनों बेटियां आती हैं अपनी वसीयत के चक्कर में कि भाई अब प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई होगी। वो बहुत सारा ड्रामा करती हैं जब पिता इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हालांकि वो उनका हालचाल जानने के लिए भी नहीं आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वो लड़के को रख रहा है और वह पिता से पूछती है कि पिताजी आप इसे क्यों रख रहे हो, तो पिता उनसे कह देता है उस टाइम पर कि बेटा ये बस देखभाल के लिए रख रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टी तो मैंने तुम्हारे नाम करवाई दी है। लेकिन जब वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद उनकी वसीयत जब बेटों के नाम आती है यानी कि भाई के नाम आती है तो उसके बाद वो खूब सारा
क्रोध भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पूरी के पूरी बात एक लेटर में लिखकर वो पहले से चले गए थे। और जब वो लेटर बेटियों के सामने पढ़ा जाता वकील के द्वारा, तो यहाँ पर बेटियां भी चुपचाप रह जाती और उन्हें याद आता है वो दिन जब उन्होंने मना कर दिया था बच्चों का और उनका हवाला देकर। तो उसके बाद वह अपने भाई को ही दे जाती हैं और कहती है कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है, कोई बात नहीं, हमने जो कुछ किया वो लालच के बस होकर किया था, और वो भी अपने पतियों के कहने पर। अब ये कहानी आज से 5 साल पहले की, यानी 5 साल पहले वो बहनें आई थी प्रॉपर्टी लेने के लिए, लेकिन अपने भाई को देकर चली गई थी। और ये कहानी हमें जो सुभाष है उन्होंने लिखकर भेजी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी जोर से वायरल हो रहा है, जो कि कपड़ा व्यापारी का है, जिनकी अंतिम संस्कार में उनकी बेटियां नहीं आती हैं, और उसी समय उनको अपने उस चाचा की याद आती है जिस चाचा की प्रॉपर्टी को आज वह अपने पास रख रहा है और उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहा है। तो उन्होंने अपने चाचा की इस बात को हम लोगों के सामने इसलिए कहा ताकि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा हो, अपनी बेटियों के चक्कर में हो, तो उसे अपने भाई के बच्चों को भी बराबर प्यार देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके असली वारिस निकल आए। तो सुभाष ने ये कहानी भेजी है। आप लोगों की इस कहानी के बारे में जो कुछ भी राय, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।